स्टूडेंट्स अली मुराचा सेंट मिट्टी में एडमिशन चल रही हैं। डिस्पेंसरी से रिलेटेड सारे ही कोर्सों में चल रही है। आप प्लीज़ इसमें एडमिशन लें और अपना करियर सेट करें। अली मुराचा सेंटर मिट्टी जाएं, एडमिशन लें, अपना करियर सेट करें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप नमूनिया डिजीज़ के बारे में जानेंगे। नमूनिया कैसे होती है, उसकी मेडिसिन, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर भागचंद नर्सिंग नोट्स से रिलेटेड। आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ हम, नमोनिया। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि पीड्स में, अडल्ट में, यंगेस्ट में, फीमेल्स में, मेल्स में जो कॉमनली डिजीज़ होती है, अमूमन होती है, वेदर की चेंजिंग से भी होती है, तो वो नमोनिया होती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टूडेंट्स के नमोनिया डिजीज़ जो कैसे होती है, उसमें उसके कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं और कौन कौन से उसमें सिम्टम्स होते हैं, क्या उसकी मेडिकेशन होती है और क्या उनकी प्रिवेंशन होती है, और एक डॉक्टर को उसकी किस तरह से उसकी डायग्नोस करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना और एंड तक जुड़े रखना। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने मेडिकल स्टूडेंट में शेयर ज़रूर करना। तो आओ बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नमोनिया डिजीज़ से यही जो ना जाहिर हो रहा है कि जो नमोनिया डिजीज़ होती है ये एक इन्फेक्शन की डिजीज़ होती है हमारे लंग्स में। सो बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। नमोनिया डिजीज़ एज एन इन्फेक्शन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, नमोनिया डिजीज़ जो एक किस्म की एक इन्फेक्शन होता है दैट इन्फ्लाम्स द एयर सेक्स, जो क्या करते हैं हमारे जो एयर सेक्स, जो हमारे एयरवे ट्यूब्स होती हैं वहाँ पर क्या करते हैं, एक सेक बनाते हैं, एक किस्म की फ्लूइड की जो बनाते हैं ना, सिंधी में हम बोलते हैं उसको गोथरी। तो इसको बोलते हैं दैट सेक्स इन वन आर बोथ लंग्स। ये क्या करते हैं, जो इन्फेक्शन होती है वो इन्फ्लाम्स होती है दोनों एक लंग्स से दूसरे लंग्स में ना ये ट्रांसफ़र होती है। तो कैसे होती है, जो नमूनिया आती है, इन्फेक्शन होता है एक लंग से दूसरे दोनों लंग्स को इन्वॉल्व कर सकता है। और मे बी बोथ लंग्स द एयर सेक्स मे बी फ्लूइड विथ द फ्लूइड आर पस काजिंग बाय कफ फीवर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब जो वो इन्फेक्शन होता है वो क्या करता है, हमारे जो एयरवे ट्यूब्स होती है, हमारे ब्रोंकालाइट्स होती है जो हमारे एयरवे में जो हमारे कैपलेट से अटैच होती हैं, वो वहाँ पे क्या करता है, एक फ्लूइड की फॉर्म में वहाँ पे एक गोथरी बन जाती है, जिसमें क्या होता है, पस होता है, म्यूकस होता है। तो उस वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जो नमोनिया डिजीज़ जो होती है वो एक किस्म की क्या इन्फेक्शन होता है। कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है, लंग्स में, हमारे एयरवेज में होता है। तो उससे क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, पेशेंट के एयर ट्यूब्स में म्यूकस बढ़ जाता है, पस हो जाता है, अदर वे काफ़ी सारे अदर भी उसमें ना जो उसके काजेज़ बन जाते हैं। तो उसी वजह को हम क्या बोलते हैं, नमोनिया डिजीज़। तो नमोनिया डिजीज़ एक इन्फेक्शन डिजीज़ होती है जो एक बैक्टीरिया वायरस की वजह से होती है, पेशेंट को क्या है, लंग्स में होती है। तो ये जो होती है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है। पहले तो आती है अस्थमा, अस्थमा के बाद आती है नमोनिया। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जो अस्थमा डिजीज़ वो कैसे होती है, उसके बाद जो होता है पेशेंट को नमोनिया होती है। तो नमोनिया इन्फेक्शन की डिजीज़ है जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती है। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इनके रिस्क फैक्टर की तरफ। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो देयर आर सम फैक्टर्स ऑफ नमोनिया। जो नमोनिया डिजीज़ होती है उसके सम फैक्टर्स होते हैं कि नमोनिया डिजीज़ कैसे होती है, तो उनके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो होता है क्रोनिक डिजीज़। जैसे क्रोनिक डिजीज़ कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे अस्थमा डिजीज़ उसको होती है। अस्थमा डिजीज़ जो उसका जो ना सेकेंड स्टेप होता है लंग्स की डिजीज़ का। फर्स्ट में LTI UTI आता है, सेकंड में अस्थमा आता है, थर्ड जो आता है उसका स्टेप वो जो ना नमोनिया होता है। तो सेकंड में जो आता है वो अस्थमा। अगर अस्थमा पेशेंट है तो अस्थमा से ही नमोनिया ट्रांसफ़र होता है। तो अगर क्रोनिक अस्थमा हो गई और मे बी हार्ट डिजीज़ अगर उसको है, जैसे कि दिल के जो ना जार, जैसे कि मैं आपको उर्दू में बताऊँ, जिसके उसके जो वाल्स होते हैं, अगर उसका वाल अगर लीक है तो उस वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड उसका जो ना रेशिस के जैसे सिंधी में आप लोगों को बताएं, जैसे एक पाइप होता है ना, जिसमें उससे जैसे कि लीकेज होती है,
तो हमारे हार्ट डिजीज जो कैपिलरीज जो होती हैं, जो वाल होते हैं, उनमें भी कभी कभी लीकेज हो जाता है। तो लीकेज होने की वजह से जो फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में जाकर वहाँ पे क्या कर देता है, इन्फेक्शन होकर वहाँ पे म्यूकस पस की फॉर्म में इन्फेक्शन कर देता है, जिस वजह से पेशेंट को निमोनिया हो सकती है। तो अस्थमा और हार्ट डिजीज, इन दोनों की वजह से पेशेंट को हो सकता है निमोनिया। सो स्टूडेंट, जो सेकंड आता है उसका नाम है स्मोकिंग। अगर बेसिकली हम देखेंगे जो पीपल्स होते हैं वो बेसिकली स्मोकिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि, तो उस वजह से क्या हो सकता है, उस वजह से भी पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। अगर वो रेगुलर रूटीन के तौर पर वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें क्या हो, पेशेंट को हो सकती है। तो फर्स्ट आया क्रॉनिक और सेकंड आया स्मोकिंग, और थर्ड जो आता है वो सबसे इम्यून सिस्टम। अगर किसी का इम्यून सिस्टम अगर लो होता है, जैसे कि बॉडी वेट अगर उसका लो है, जब वो उसका बर्थ होता है, जैसे ही बच्चा अगर बर्थ करता है होता है, तो वो क्या होता है, अगर उसका इम्यून सिस्टम अगर उसका लो है तो उस वजह से भी उसको क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अगर सही नहीं होगा तो ये बेसिकली ये डिजीज़ उसको हो सकती है। तो फर्स्ट आ गया क्रॉनिक डिजीज और हार्ट डिजीज, अस्थमा, एंड सेकंड आता है वो है स्मोकिंग, और थर्ड जो आता है वो इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो यही इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, इन्हीं की वजह से ही पेशेंट को निमोनिया होती है। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सिम्टम्स की तरफ से कि अगर पेशेंट को अगर निमोनिया डिजीज़ हो गई तो उसमें हमें कौन कौन से सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बताऊं कि जो निमोनिया डिजीज़ में जो उसके सिम्टम्स जो हमें नज़र आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है कफिंग, उसको कफिंग ज़्यादा होगी, कफिंग भी होगी और कफिंग विद ब्लड के साथ उसको कफिंग होगी। जैसे ही वो खांसेगा, जैसे ही वो खांसने की कोशिश करेगा तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, कभी कभी तो ऐसे ही खांसी हो जाती है और कभी कभी तो ब्लड के साथ भी उसको कफिंग होती है। और फिर फीवर उसको ज़्यादा रहेगा, अमूमन 103, 104, 103 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में उसको टेम्परेचर रहेगा 20 आवर्स। उसके बाद स्वेटिंग और चिल्स, उसको जो ना सांस में दुश्वारी ज़्यादा होगी, उसको जैसे ही सांस वो लेगा तो उसमें सांस की दुश्वारी उसको ज़्यादा होगी। सीटी जैसे ही वो सांस लेने की कोशिश करेगा, जैसे भी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया, जैसे वो सांस लेगा तो उसमें एक सीटी जैसा एक साउंड बजता है, तो उस वजह से उसको सीटिंग ज़्यादा होगी। और SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जैसे ही वो उसकी जो सांस में ना वो शॉर्टनेस होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या होता है कि जैसे ही उसके एयर ट्यूब्स में इन्फेक्शन होता है, म्यूकस होता है, पसिंग होता है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन सही तरीके से क्रॉस नहीं कर सकते, तो उस वजह से उसको क्या होगा, SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग उसको ज़्यादा होगी। और फिर चेस्ट पेन उसको ज़्यादा होगा, जैसे ही वो सांस लेने की कोशिश करेगा, इसकी जो चेस्ट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसको क्या होगा, पेन फील होगा, पेशेंट को चेस्ट पेन ज़्यादा फील होगा। तो वो जब भी हमारे पास आता है तो वो बोलता है कि मेरे इस जगह पर उसको ज़्यादा फील पेन होता है, कि जैसे ही वो सांस लेने की कोशिश करता है तो उसकी चेस्ट में उसको ज़्यादा पेन फील होता है। और फिर नोज़िया वोमिटिंग भी होती है, कभी कभी उसको कफिंग ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी तो उसको वोमिटिंग भी ज़्यादा हो जाती है। वोमिटिंग का जो है वो बोलते हैं कि भाई मेरे को जो है वोमिटिंग का नमूना है लेकिन आती नहीं, कभी कभी वोमिटिंग का नमूना होता है लेकिन आती नहीं, और कभी कभी तो हो भी जाती है। तो नोज़िया और वोमिटिंग दोनों होती है पेशेंट को निमोनिया में। और फिर जो आता है वीजिंग उसको ज़्यादा रहती है, लंबी प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन करेगा, लंबी सांस लेने की कोशिश करेगा, और लूज एपिटाइट, भूख का कम लगना। तो ये सारी चीज़ें निमोनिया डिजीज़ में हमें पेशेंट में देखने को मिलती है। कफिंग, फीवर, स्वेटिंग्स, SOB, चेस्ट पेन, नोज़िया, वीजिंग, लूज एपिटाइट, तो ये सारी चीज़ें, ये जो सिम्टम्स हैं ये हमें सारे निमोनिया डिजीज़ में हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको आगे आपको काम आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं काजेज़ की तरफ से, निमोनिया के कौन कौन से मेन काजेज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम देखेंगे तो निमोनिया के जो काजेज़ होते हैं, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया। मैंने आपको बताया कि जो निमोनिया का जो मोस्ट कॉमन जो काज होता है वो बैक्टीरियल होता है, इसी की वजह से ही पेशेंट को निमोनिया होता है। बैक्टीरियल भी होता है और वायरल भी होता है।
एक तो बैक्टीरियल की वजह से भी पेशेंट को नमूनिया हो सकता है, और वायरल की जो वायरस होता है उसकी वजह से भी पेशेंट को नमूनिया हो सकता है, और फिर माइकोप्लाज्मा नमूनिया की वजह उसकी वजह से भी नमूनिया हो सकता है, वायरल नमूनिया की वजह से भी हो सकता है। मैंने जैसे बताया, जैसे ना ये जो रहा वायरल, अब एक पे अगर एक को नमूनिया है तो उससे दूसरे में भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो वायरल नमूनिया भी हो सकता है। क्रोनिक डिजीज़ अगर उसको मैंने बताया जैसे अस्थमा हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, तो उसमें भी पेशेंट को नमूनिया हो सकती है। फिर फैमिली उसकी हिस्ट्री आती है, अगर फैमिली को एक में अगर उसके दादा अम्मी उसके फादर एटीसी वगैरह किसी अदरवाइज फैमिली मेम्बर्स तो है, तो दूसरों उसकी जो न्यू जनरेशन है उनमें भी इन्वॉल्व हो सकती है नमूनिया डिजीज़। उसके बाद स्मोकिंग आता है, जैसे मैंने बताया कि वो रेगुलर अगर स्मोकिंग यूज़ कर रहा है तो उससे भी उसको नमूनिया हो सकती है। लो वेट, अगर एक बच्चा अगर न्यू जन्म लेता है, अगर उसका वेट अगर लो है तो उस वजह से भी उसको नमूनिया हो सकती है। तो ये बेसिकली जो भी ये इसके काजेज़ हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको आगे आपको नोट्स बनाने में आपको काम आएंगे। तो ये एक, दूसरा, ये तीसरा, ये 4, 5, 6, ये सारे इसके काजेज़ हैं। तो आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, यही इसके काजेज़ होते हैं, बेसिकली यही होते हैं। फिर तो पेशेंट की कंडीशन अगर सीवियर है तो उसके तो डिफरेंट काज है, लेकिन अगर बेसिकली बात करें तो यही उसके काज। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं डायग्नोसिस की तरफ। अगर एक पेशेंट को नमोनिया हो गया तो एक डॉक्टर उसकी किस तरह से उसकी डायग्नोस करेगा। तो दोस्तों, अगर बेसिकली मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जो डायग्नोस किस तरह से हम पेशेंट की करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पेशेंट को चेस्ट एक्सरे की एडवाइस देंगे कि भाई आप चेस्ट एक्सरे आपको निकलो, ताकि हमें पता चले कि उसमें आपका जो लंग्स होते हैं तो उसके जो उसके लॉब्स होते हैं, उसके जो पार्ट है वो कितने उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, कितना उनमें इन्फेक्शन है, कितना उसमें म्यूकस बन चुका है। तो वो हम सारी चीज़ें किस में देखेंगे, चेस्ट एक्सरे में देखेंगे। उसके बाद ब्लड कल्चर भी उसका हम पेशेंट का करवाएंगे कि भाई आप ब्लड कल्चर भी करवा लें, तो सेकंड ब्लड कल्चर करवाएंगे। फिर उसका सिटी स्कैन कराएंगे। सिटी स्कैन में सारी चेस्ट की इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, तो उसके लिए हम पेशेंट को सिटी स्कैन की भी एडवाइस देंगे। फिर हम उसकी पल्स ऑक्सीमीटर, जो उसका जो म्यूकस है उसकी भी हम उसके पेशेंट को बोलेंगे भाई आपका जो पल्स होता है, जो आपका म्यूकस होता है, तो आप उसकी भी टेस्ट करवा लें ताकि वो किस टाइप का नमूना है। तो ये चीज़ें आती हैं डायग्नोसिस में। ये एक डॉक्टर क्या करता है, जब पेशेंट को देखता है, फिजिकली एग्जामिनेशन उसकी करता है, उसके बाद उसकी पेशेंट की हिस्ट्री पूछता है। जब पेशेंट सारी ये चीज़ें उसको ये बताता है, फिर डॉक्टर क्या करता है, ये इसको डायग्नोस देता है। चेस्ट एक्सरे, ब्लड कल्चर, सिटी स्कैन, पल्स ऑक्सीमीट्री, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर एक पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए देता है। सो स्टूडेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, अदरवाइज़ आप इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये हम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ही है, अदरवाइज़ के लिए भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये यूज़ सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बढ़ते हैं नमूनिया डिजीज़ की मेडिसिन ट्रीटमेंट की तरफ। सो अगर पेशेंट को नमूनिया डिजीज़ हो गई, उसके रिस्क फैक्टर हमको पता चल गए, उसके सिम्टम्स हमको नज़र आ गए, उसके कौन कौन से काजेज़ हैं, उसकी डायग्नोस हो गई, तो अब एक डॉक्टर एक पेशेंट की नमूनिया की डिजीज़ जी ना उसकी मेडिसिन क्या देगा। तो मेडिसिन हम उसको क्या देंगे, बेसिकली जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बेसिकली फर्स्ट स्टेप पे क्या आता है, उसको आईवी एंटीबायोटिक दिया जाता है। और वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो 3rd जनरेशन पे है, 4th पे है, तो उसको आईवी एंटीबायोटिक से पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। और फिर उसकी जनरेशन आती है, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स आते हैं बेसिकली, जैसे सेफेक्साम आती है, एरिथ्रोमाइसिन आती है, इंजेक्शन के बाद में ऑक्सीडल्स आते हैं बेसिकली इसमें सेफेक्साम पे। अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, आईवी एंटीबायोटिक में आती है। एंटीबायोटिक, सारी एंटीबायोटिक उसमें आ जाती हैं। और ऑक्सीजन थेरेपी उसको जो ना अगर ज़्यादा उसकी सीवियर कंडीशन है तो उसमें जब नेबुलाइजेशन काम नहीं करती, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन थेरेपी जो ना काम किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन भी उसको लगाया जा सकता है। और 3rd पे आता है नेबुलाइजेशन, उसको पेशेंट को नेबुलाइजेशन बीडी या ओडी तो नहीं, लेकिन बीडी 3D सुबह शाम उसको नेबुलाइज की भी डॉक्टर एडवाइस देता है कि भाई आप सुबह शाम नेबुलाइज यूज़ करें। जैसे आटम हो गया, नॉर्मल सलाइन के साथ वो 5 से 6 मिनट वो यूज़ करता है। जैसे ही उसकी एयर रेयर्स होती हैं वहाँ में क्या होता है, म्यूकस
हट जाता है, उसको ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में आसानी होती है। तो इन चीज़ों के लिए डॉक्टर क्या करेगा, नेबुलाइजेशन की एडवाइस देगा, ऑक्सीजन थेरेपी की एडवाइस देगा और साथ ही साथ उसको एंटीबायोटिक भी उसको देगा ताकि वो निमोनिया डिजीज़ से आसानी से छुटकारा पा सके। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो जैसे मेडिसिन की बात करूँ तो जैसे सेफेक्साम आ गई, इसमें कैटेगरी आती है 20 mg का भी आता है और 40 mg का भी आता है। सेफेक्साम जो होता है वो टेबलेट के फॉर्म में भी होता है, कैप्सूल की फॉर्म में भी होता है, ये कैप्सूल की फॉर्म में भी होता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। और दूसरा जो आता है वो एजिथ्रोमाइसिन आ गया, एजिथ्रोमाइसिन आ गया, ये भी 250 में 250 mg और 500 mg में मिलता है। तो ये इस जनरेशन होती है, ये जो ना होती है ना, ये पेशेंट स्टेप होते हैं 250 में 500 में, वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हमें देनी चाहिए। पेशेंट कौन सी कंडीशन, अगर मिडिल में अगर स्टेप है तो उसको 220 में या 200 ml में देगा, अगर वो थर्ड जनरेशन में है तो उसको हम क्या देंगे 40 ml। और एजिथ्रोमाइसिन है, फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है। तो ये भी 250 और mg में और 500 mg में भी हम पेशेंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मेडिसिन, ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया है कि ये तो एग्जांपल है मेडिसिन का, कि अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे हैं उनको पता नहीं चले कि भाई कौन कौन सी मेडिसिन होती है, तो ये तो मैंने सिर्फ बेसिकली एग्जांपल लगाया। लेकिन एंटीबायोटिक में सारी ड्रग्स एंटीबायोटिक आ जाती हैं, तो वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम पेशेंट को देते हैं। एग्जांपल के मैंने तौर पे आप लोगों को बताया, सेफेक्साम हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई। अगर इंजेक्शन की बात करूँ तो इसमें बेसिकली हम जो एम्पिसिलिन जो 1 ग्राम चलाते हैं, आपने तो देखा ही होगा, पेनिसिलिन का जो ग्रुप होता है 1 ग्राम में चलता है। तो ये तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं पेशेंट को, निमोनिया में हम तो बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ये सारी एंटीबायोटिक्स हम इसमें निमोनिया में यूज़ करते हैं। तो ये एग्जांपल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स जो लास्ट पे आता है प्रिवेंशन केयर, तो हमको कौन कौन चीज़ों से हमें केयर करनी चाहिए ताकि हम निमोनिया डिजीज़ से बच सकें। सो फर्स्ट ऑफ आता है वो है डू नॉट स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग की वजह से ही पेशेंट को अस्थमा और अस्थमा से निमोनिया से फिर टीबी, फिर ये सारी जो ना लंग्स की रेस्पिरेटरी डिजीज़ बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो वो स्मोकिंग से स्टार्ट होती हैं। ये एकदम से नहीं होते, जैसे इसको यूज़ करते हैं 1 ईयर 2 ईयर लॉन्ग टाइम, जैसे इसको अगर यूज़ करेंगे तो ये डिजीज़ उसी में ही होती है। तो हमें चाहिए कि हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और कीप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। हमें क्या करना चाहिए, अपना हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको हमें स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अच्छी फूड हमें लेने चाहिए, अच्छी हाइजीन, हमें गुड हेल्थ रखनी चाहिए ताकि हम इस डिज़ीज़ से बच सकें। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें, जैसे निमोनिया डिजीज़ क्या है, कैसे होती है, क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसके रिस्क काजेज़ हैं, कौन सी उसकी डायग्नोस हमें करनी चाहिए, प्रिवेंशन क्या है, मेडिसिन क्या है, ये सारी वीडियो इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई। ये सिर्फ जो चीज़ें हैं ये हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स ही, जो पैरा मेडिकल के हैं, नर्सिंग से हैं, MD कैट्स हैं, वो ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ को यूज़ मत करना। मैं खुद पैरा मेडिकल का स्टूडेंट्स हूँ, मैंने खुद इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की है, मैंने खुद पढ़ा है, समझा है, तभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नर्सिंग से रिलेटेड, MD कैट से रिलेटेड, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से, ऐसे हमारे जो सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड अब रेगुलर मेरी वीडियोस आएंगी मेरे पेज डॉक्टर भारती पैरामेडिकल, फेसबुक, यूट्यूब दोनों चैनल पे आएगी। तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, ये डिज़ीज़, ये मेडिसिन, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे आप सपोर्ट करें। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और बाय द वे